हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंडियन इकोनॉमी एज अ प्लान्ड इकोनॉमी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी एक प्लान्ड इकोनॉमी रही है, कैसे-कैसे प्लान्स में जो इंडिया है उसकी तरक्की हुई, कैसे-कैसे नेशनल इनकम बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बनी बढ़ी वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो इसको हम डाटा से सपोर्ट करके बताएँगे कि फर्स्ट प्लान में ये हुआ था, सेकंड प्लान में ऐसा हुआ था, ऐसे-ऐसे तभी पता लगेगा ना कि इंडियन इकोनॉमी एक प्लान्ड इकोनॉमी और प्लान्ड तरीके से बढ़ी, ठीक है? शुरू करने से पहले बता दूँ कि चैप्टर का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ द लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंडिया हैज अडॉप्टेड द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन ऑर्डर टू अचीव गोल ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाई थी और वो प्लानिंग कमीशन को हेड करते थे। तो उन्होंने जो प्लानिंग कमीशन बनाई थी तो उन्होंने शुरुआत की इकोनॉमिक प्लानिंग की और उन्होंने गोल्स रखे कि हम ये काम किया करेंगे प्लानिंग में। तो उसको चलते-चलते हमारे देश ने काफ़ी तरक्की की है, ठीक है? अब क्या-क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं यहाँ पे क कोई भी बीजेपी, कांग्रेस नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे जो हुआ है वही करूँगा। जो फैक्ट है वही डिस्कस करूँगा क्योंकि पेपर में आपने बीजेपी, कांग्रेस थोड़ी ना लिखना है। पेपर में तो आपने जो डेटाज़ हैं, जो मौजूद हैं गवर्नमेंट साइट्स पे वो चीज़ लिखनी है ना। तो यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक डिस्कशन हो रही है, ठीक है? Progress made by the Indian economy during the period of planning is discussed as under। तो पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो नेशनल इनकम है वो काफी तेजी से बढ़ी और लास्ट में हम अगर इसको क्रिटिसिज्म करेंगे तो हम कहेंगे इतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी चाइना की बढ़ी या और डेवलपिंग कंट्रीज की बढ़ी। वो इसका क्रिटिसिज्म है, वो डिफरेंट क्वेश्चन बनता है, वो अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो क्वेश्चन बनता है फेलियर ऑफ प्लानिंग। उस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आपको वो भी चाहिए होंगी तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तो सबको पता है कि जब भी नेशनल इनकम बढ़ती है ये एक इंडेक्स होता है, ये दिखाता है कि भाई देश तरक्की कर रहा है। ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू इकोनॉमिक प्लानिंग, नेशनल इनकम इन इंडिया वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ जस्ट 0.5% पर एनम, ठीक है? ये बात याद रखना कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, उस टाइम तक अगर हम देखें तो पुराने टाइम पे हमारी नेशनल इनकम जो ग्रो कर रही थी वो 0.5% से ग्रो कर रही थी, जो कि बहुत कम है। तो हमारी स्टेगनेंट इकोनॉमी थी एक टाइप की। इंडियन इकोनॉमी was therefore a stagnant economy। वही बात। During the period of 5-year plans, national income has increased at the average rate of 5.1% per annum at constant prices from the period of 1950-51 to 2019-2020। तो सिंपल वर्ड्स में 1950-51 से लेकर 1920 मतलब 1920 कह रहा हूँ, 2019-2020 तक अगर हम लगातार देखें तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो 5.1% पर एनम से ऑन एन एवरेज बढ़ी। अब कई बार 7% से भी बढ़ सकती है, 3 से भी बढ़ सकती है, 4 से भी बढ़ सकती है, मगर इतने सालों में जो एवरेज है वो 5.1% पर एनम रही। इन 2018-19 ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम वाज 5.9%। तो डाटा देना तो बहुत जरूरी है। In 2019-2020, growth rate of national income was 3.6%. In 2020-21, ड्यू टू कोविड-19 एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो थी वो नेशनल इनकम की वो गिर गई थी और इट वाज -7.4%, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और सारे काम बंद हो गए थे। तो एवरेज अगर देखें तो वो काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है? बट जब हम इसको क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि भाई एवरेज तो अच्छी रही है मगर इतनी भी अच्छी नहीं रही जितनी बाकी कंट्रीज़ की रही है, ठीक है? तो वो क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन अलग से बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, इसमें भी हमने थोड़ा बहुत डाटा लिखना है। बिफोर इंडिपेंडेंस इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो आज़ादी से पहले तो पर कैपिटा इनकम तो ना के बराबर बढ़ती थी और आज़ादी के टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 230 रुपए थी, जो बहुत कम है। बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इट हैज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ अराउंड 3% पर एनम एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस होता है बेस ईयर प्राइस, जो हम पिछले साल का प्राइस लेते हैं। तो तकरीबन 3% बढ़ी जितना भी प्लानिंग पीरियड रहा है। इन द 11th प्लान द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज 6.5% per annum। In 12th plan, growth rate of per capita income was 5.7% per annum. In year 2018-19, the growth rate of per capita income was for 4.8%, but in 2019-20, it was 2.5%।
तो जैसे कोरोना आया उसमें जो है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इवन जो है नेगेटिव चली गई। ठीक है, तो आपको डाटा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लानिंग में क्या हुआ भाई, देश ने तरक्की की कि नहीं की? ये क्वेश्चन है, तो आपको डाटा देना बहुत ज़रूरी है। डाटा के बगैर ये क्वेश्चन समझ लो आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बढ़ गई। कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स इन प्रोडक्टिव चैनल्स, जो भी लोगों की सेविंग्स हैं या जो हम सेव करते हैं, अगर उसको प्रोडक्टिव जगह पे लगा देंगे उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। वैसे कैपिटल फॉर्मेशन होता है चेंज इन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल थ्रू इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल फॉर्मेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर प्लान्स रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हैज इंक्रीज्ड एप्रिशिएबली। तो 5 ईयर प्लान्स के टाइम पे इन्वेस्टमेंट का रेट काफी तेजी से बढ़ा। In the year 1950-51, the rate of capital formation was 8.7% of GDP. 1950-51 में जो GDP थी उसका 8.7% ही जो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्ट हो पाता था, जो कि बढ़ गया। इन ईयर 2019-20 दिस रेट इंक्रीज्ड टू 32.2%। तो ये रेट काफी बढ़ गया, तकरीबन 4 गुना से थोड़ा सा कम हो गया, 4 टाइम्स से कम थोड़ा सा। लगातार ये बढ़ता जा रहा है, मगर क्या ये सफिशिएंट है? तो क्रिटिसिज्म में हम लिख सकते हैं कि भाई ये सफिशिएंट नहीं है। बाकी कंट्रीज़ को देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट का रेट काफ़ी हाई रहता है। मोर ओवर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि हमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी है, तभी तो सबको जॉब्स मिलेंगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लान्स इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन ऑफ टू काइंड्स। जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो डेवलपमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो दो तरीके से देखा जाता है, एक तो लैंड रिफॉर्म्स की फॉर्म में और एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की फॉर्म में। लैंड रिफॉर्म्स में वो जो पुराने ज़माने से जो ज़मींदारी सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम चल रहे थे, उनको ख़त्म किया ना, नहीं तो फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रही थी। ऑल्दो लैंड रिफॉर्म्स कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फुली, 100% लैंड रिफॉर्म्स को अप्लाई नहीं कर पाए, yet it must be acknowledged that even limited land reforms have created a congenial atmosphere फॉर साइंटिफिक कल्टीवेशन। अगर हमने पार्शली भी ये अप्लाई कर दिया जमींदारी सिस्टम या फिर ये जो लैंड रिफॉर्म्स, तब भी जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा बन गया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इन 1966 ग्रेट स्ट्रेस was laid on the technological development of agriculture, क्योंकि उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, फोर्ड फाउंडेशन लेके आई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी चैप्टर प्रिपेयर कर लिया है, उसको भी मैं जल्द ही रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो उसका भी लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इट कल्मिनेटेड इन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बेसिकली 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो उसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लान्स प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज इंक्रीज 4-fold, 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई, या 4 गुना से ज्यादा बढ़ गई। इन 1951-52 प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज 550 लाख टन्स। इन 2019-20 इट इंक्रीज्ड टू 2975 लाख टन्स। तो कई गुना बढ़ गई तकरीबन, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, इन 1950-51 the area under irrigation was 17%, it increased to 49% in March 2016, और लेटेस्ट डाटा के हिसाब से तो और ज्यादा बढ़ गई। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज 2.7% पर एनम ऑन एन एवरेज। जो ग्रोथ रेट है 2.7% से बढ़ी। ठीक है, बट जब हम इसको क्रिटिसिज्म के तौर पे लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि भाई पॉपुलेशन की ग्रोथ ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो एग्रीकल्चर बढ़ तो रहा है मगर इतना नहीं बढ़ रहा कि अभी भी सारे लोगों को भर पेट खाना मिलता रहे। ठीक है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज, मतलब प्रोडक्टिविटी, पर हेक्टेयर मतलब प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, इंप्रूव्ड सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि हमने जो साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल किए कल्टीवेशन के, और हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज़ किए और केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किए। ठीक है, इसके ऊपर ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनानी है, वो भी अगर आपको चाहिए होगी तो आप मेरे को कह देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो प्लानिंग पीरियड के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफी तेजी से हुई। ठीक है, प्लान्स हैव सक्सीडेड अ लॉट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो प्लान्स है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफी अच्छे से सक्सीड किए, अच्छा चले। ठीक है, बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो हैं दे हैव बीन डेवलप्ड कंसिडरेबली इन द कंट्री। तो प्लानिंग पीरियड में ये जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं या मशीनरी बनाने की इंडस्ट्रीज हैं, इनकी भी अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई। कंट्री
हैज़ बिकम ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट इन द मैटर ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। हमारी कंट्री तकरीबन सेल्फ सफिशिएंट है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज के लिए। पहले तो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था, फिर आस्ता आस्ता प्लानिंग में हमने प्लान किया, हमने जो लोकल जो इंडस्ट्रीज है उनको खोलने की सोची। जैसे आजकल चल रहा है ना वोकल फॉर लोकल, ठीक है, तो लोकल इंडस्ट्रीज को एनकरेज की, जिसको स्वदेशी मूवमेंट भी कह सकते हैं हम, ठीक है। देयर हैज बीन डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कई टाइप की इंडस्ट्रीज खोली और उनको मॉडर्नाइज भी किया गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैपेसिटी हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी ट्रिमेंडसली काफी तेजी से बढ़ाया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ प्लानिंग सब्सटेंशियल डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन इंडस्ट्रियल फील्ड। तो इंडस्ट्रियल फील्ड में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई। देयर हैज बीन ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन द कंट्री। अब वो चीजें जो बाहर से मंगवाते थे वो विद इन द कंट्री बननी शुरू होगी, ठीक है ना। इन शॉर्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज विटनेस कंसिडरेबल राइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत तेजी से जो है वो सूरज चढ़ा या बहुत तेजी से इन्होंने ग्रो किया, ठीक है। इन 12th प्लान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट वाज 6.3%। अगर 12th प्लान में देखें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 6.3% थी। इन ईयर 2018-19 एंड 2019-20 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 4.9% एंड जब कोरोना आ गया था तो तब -1.1%, क्योंकि काम तो रुक गया था ना कोरोना के टाइम पे रेस्पेक्टिवली। In 2021, expected growth rate in the industrial production was -6.8%, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम पे। रिडक्शन इन द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 2019-2020 एंड 2020-21 वाज ड्यू टू कोविड क्राइसिस। कोविड क्राइसिस की वजह से ये जो ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव चला गया था, वो तो पूरे वर्ल्ड में चला गया था, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल प्लानिंग की वजह से हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी है इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी पॉजिटिव्स हमारे लिए रहे हैं। Economic infrastructure mainly includes means of transport and communication, irrigation facilities and power generation capacity। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आपको पता है ना वो चीज़ें आ जाती हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, जो हमारे देश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाती हैं, इकोनॉमी को ऊपर लेके जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बिजली, पानी और बैंकिंग सर्विसेज और इरिगेशन फैसिलिटीज़ ये। बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करता है, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, ठीक है, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड इंफ्रास्ट्रक्चर हैज डेवलप्ड कंसिडरेबली। कैसे? पावर जनरेशन कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। पावर जनरेशन काफी ज्यादा हो गई, बिजली पहले से ज्यादा प्रोड्यूस होनी शुरू होगी। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द रोड्स। रोड्स अच्छी होगी, रेलवेज एंड सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा, ये सब फैसिलिटीज पहले से अच्छी होगी। ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन अचीविंग द फास्टर इकोनॉमिक रेट, ग्रोथ रेट। तो इन सब की वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो काफी बढ़ गया, क्योंकि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये दोनों के दोनों एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं इकोनॉमी के लिए, जो इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज सेक्टर में भी अच्छा काम हुआ। कैसे? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज या फैमिली प्लानिंग एटसेट्रा हैव डेवलप्ड एप्रिशिएबली। ये सारी चीजें सोशल सर्विसेज अच्छे रेट से बढ़ी। कैसे? डेथ रेट इन 2018 केम डाउन टू 6.2 per thousand as against 40.8 per thousand in 1951। तो डाटा देना बहुत जरूरी है कि जो हमारी डेथ रेट है वो भी कम हो गई, ठीक है। एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ हैज गॉन अप टू 69.7 years in 2019 as against 33 years in 1951। जो 1951 में हम जो एवरेज 33 इयर्स जीते थे, वो जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है वो अब बढ़ के 69.7 हो गई है। पता नहीं, आप ये 5-7 साल बाद वीडियो देखो तो और ऊपर चली जाएगी, ठीक है। मैनी डेंजरस डिजीजेस जैसे कि पोलियो, वो तो खत्म हो गया, ठीक है, पहले ही टीके लगा देते हैं और दवाइयां पिला देते हैं। डी में आ जाता है रिसर्च अ चेन ऑफ नेशनल, जो नेशनल लेबोरेटरीज वगैरह हैं और रिसर्च सेंटर्स हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया। एजुकेशन में नंबर ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड। स्कूल और कॉलेजेस में पहले से ज्यादा बच्चे जाने लगे क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बहुत ज्यादा खोल दिए। नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स वो हैं सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। अब हेल्थ में देयर हैज बीन अ गुड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एंड नर्सेज। तो ये सारी की सारी जो सोशल सर्विसेज हैं ये बेटर होती रही जैसे जैसे प्लानिंग पीरियड चलता रहा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है,
ठीक है। सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के टाइम पे सेवरल अपॉर्चुनिटीज जो है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये सारे सेक्टर्स में जब डेवलपमेंट हो रही थी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ेंगी, ठीक है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स इन अर्बन एंड रूरल एरिया। सरकार ने कई टाइप की स्कीम्स लेके आए, रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी। अब की जो गवर्नमेंट चल रही है वो भी लेके आती है, और जो पिछली गवर्नमेंट चल रही थी वो भी लेके आई। Small and cottage industries and other labor intensive industries have been given emphasis so as to promote employment। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको काफी ज्यादा प्रेफरेंस देती है सरकार, ताकि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज तो कई गुना ज्यादा होती हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कितनी होंगी कंट्री में, 30 40 50 100, मगर जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो तो लाखों में होती हैं। तो उनको इनकरेज करते हैं ताकि जो छोटे लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफी ज्यादा जनरेट हो पाए। नेक्स्ट आ जाता है मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। Technological upgradation took place in almost all the areas in the period of economic planning। Economic planning के टाइम पे हर जगह पे, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी जो थी अपग्रेड हो रही थी। During 5 year plans, efforts have been made for promoting research and development activities in all sectors, that is agriculture, industries, service sector, infrastructure, etc। तो प्लानिंग के टाइम पे हर एक सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको R&D कहते हैं, वो चल रही थी, और लेटेस्ट जो टेक्निकल नॉलेज है उसको अचीव करने का काम हो रहा था, ठीक है। दिस हैज लेड टू रिडक्शन इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो इन द इकोनॉमी, दैट इज नाउ मोर प्रोडक्शन हैज बिकम पॉसिबल विद द सेम अमाउंट और लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो इसकी वजह से जो कैपिटल आउटपुट रेशियो वो रिड्यूस होगी, मतलब गिवन मशीनों से आप ज्यादा काम कर पा रहे हो। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हैज हेल्प्ड आवर इकोनॉमी टू एक्सपोर्ट इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स टू मेनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो पहले हम चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी हमने। मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर हैज लेड टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों की दोनों बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोट हो गया हमारा क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो रहा है। डाइवर्सिफिकेशन, पहले 4 5 चीजें बनाते थे, अब कई टाइप की चीजें बना रहे हैं। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो बाहर से मंगवाते थे वो विद इन द कंट्री बना रहे हैं। तो इसको पेपर में कैसे लिखना है? ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड exports have not only significantly increased but there has also been diversification of export items। एक तो एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हमारे, और ऊपर से जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं वो भी डाइवर्सिफाई हो गई हैं। पहले जितनी एक्सपोर्ट्स कर रहे थे चीजें, अब उनसे ज्यादा कर रहे हैं, अब उनसे ज्यादा टाइप की चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स हैज ऑल्सो गॉट डाइवर्सिफाइड। जो एक्सपोर्ट के जो कंपोजिशन है वो भी डाइवर्सिफाई हो गए। नाउ इन एडिशन टू प्राइमरी प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, engineering goods, jewelry, information technology services etc are also exported। तो ये सारी चीजें अब एक्सपोर्ट करनी हमने शुरू कर दी। Import substitution is also a great achievement of the planning। जो चीजें बाहर से मंगवा रहे थे वो विद इन द कंट्री बनानी शुरू कर दी अब हमने। लार्ज स्केल import substitutes of iron and steel, machinery and fertilizers have reduced the import of these items। तो सिंपल वर्ड्स में लार्ज स्केल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स जो है, हमने वो चीजें जो बाहर से मंगा रहे थे, ये जो आयरन एंड स्टील है, मशीनरी है, छोटी मोटी फर्टिलाइजर जो है, अब हम विद इन द कंट्री ज्यादातर बना पाते हैं। इट हैज रिड्यूस्ड आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। इससे फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंस तो कम हो रही है ना, अब हम उनसे खरीदे ना खरीदे हमें नहीं कोई फर्क पड़ता। इट हैज ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। इससे हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी बेहतर हो रही है। पॉजिटिव तो नहीं हुई है तो अभी भी नेगेटिव, हम डेफिसिट में ही चलते हैं, मगर फिर भी पहले से ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ significant growth of science and technology has been achieved। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने काफी अच्छा काम किया। हमने एटॉमिक बम बनाया, हमने क्या कहते हैं बिजली को काफी तेजी से प्रोड्यूस करके विलेजेस तक पहुंचाया, हमने ऊपर सैटेलाइट छोड़े, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज बीन मेड। काफी जो IT सर्विसेज हैं उनमें काफी अच्छी जो हमने प्रोग्रेस है वो हासिल की। नाउ इंडिया सप्लाइज मैन पावर टू फॉरेन कंट्रीज फॉर देयर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। यहाँ से गूगल में और माइक्रोसॉफ्ट में बंदे जाते हैं काम करने के लिए। तो खुद सोचो हमने कितनी अच्छी जो है रिसर्च कर ली है और कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितनी महारत हासिल कर ली है। टुडे इंडिया कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल मार्केट इन IT सर्विसेज। हम IT सेक्टर में मोर देन हाफ मार्केट को कवर करते हैं, मोर देन हाफ जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं IT सेक्टर में, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत एक जो है फख्र की बात है।
नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी पॉजिटिव स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड। कौन कौन से? इट इंक्लूड्स एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, हमने पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड किया। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस सपोर्ट सिस्टम, प्राइस सपोर्ट सिस्टम रखा कि इस चीज का ये रेट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, जैसे राशन कार्ड पे हम सस्ते रेट पे अनाज बांटते थे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सस्ते रेटों पे लोन दे, नाबार्ड वगैरह, ये चीजें एग्रीकल्चर में लेके आए। Adoption of liberalization, globalization and privatization is also a positive institutional and structural change. जो 1991 में एलपीजी जो हमने अडॉप्ट की वो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल चेंज माना जाता है, क्योंकि उसके बाद प्राइवेट सेक्टर काफी तेजी से ग्रो हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेस cyclical fluctuations. There are less economic fluctuations in the economy as a result of economic planning, क्योंकि हम पहले से प्लान करके चल रहे थे, अगर ऐसा होगा तो हम इस तरीके से करेंगे। Economy is less confronted with situations like boom, recession, depression and recovery. तो ये जो 4 फेजेस हैं, ये तो ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल के फेजेस है ना, तो जब हम पहले से प्लान करके चल रहे थे तो ये जो 4 फेजेस हैं उसमें हम खज्जल खुआर नहीं हुए, हमने अपना स्टेबिलिटी से जो ग्रोथ है वो अचीव की। Economic planning is instrumental in bringing economic stability as all economic activities are properly coordinated. सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आपस में कोऑर्डिनेशन था, इसलिए स्टेबिलिटी अच्छे से बनी रही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नीड्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग लीड्स टू नीड ओरिएंटेड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सरकार ने देखा कि भाई क्या चीज हमें चाहिए, कंट्री में किस चीज की कंजम्पशन हो रही है, बाहर से मंगवाने की बजाय स्टेप बाय स्टेप वो इंडस्ट्रीज यहीं पे सेटअप करनी शुरू करो। इन इकोनॉमिक प्लानिंग द प्लानिंग अथॉरिटी फॉर्मुलेट्स द प्लान्स। जो प्लानिंग अथॉरिटी, जो प्लानिंग कमीशन होती थी पहले, अब वो नीति आयोग बन गई है, पहले उसका नाम प्लानिंग कमीशन था, वो सारे का सारा कोऑर्डिनेट करती है और प्लान्स को फॉर्मुलेट करती है। इट कोऑर्डिनेट्स द नेचुरल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज in such a manner that resources are properly utilized and result in production according to requirements of the economy. तो ये अच्छे से कोऑर्डिनेट करती है इंसानों को, नेचुरल रिसोर्सेज को, फिजिकल रिसोर्सेज को, इस हिसाब से कोऑर्डिनेट करती है कि जो भी लोगों की जरूरतों वाली चीजें वो विद इन द कंट्री प्रोड्यूस हो जाए और हम अपने रिसोर्सेज की फुली यूटिलाइजेशन करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। Economic growth is sought to be achieved in a balanced manner by planning authority. प्लानिंग अथॉरिटी या प्लानिंग कमीशन के डिसीजंस की वजह से ही हमारे कंट्री में बैलेंस ग्रोथ आई। हालांकि कुछ लोगों का मानना है अभी भी बैलेंस ग्रोथ नहीं आई, ठीक है। उसके ऊपर मैंने बैलेंस ग्रोथ का अलग से चैप्टर बनाया हुआ है, अगर आपको वो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर दे, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। इट एम्स एट सिक्योरिंग बैलेंस्ड रीजनल एंड सेक्टोरल ग्रोथ। तो इसका मेन मकसद ये था कि बैलेंस ग्रोथ अचीव करनी है, हर एक सेक्टर्स में बराबरी रख के काम चलाना है। There are several advantages of balanced growth, such as agriculture development, proper industrialization, reduction in poverty, increase in demand for goods and services of one sector by the persons of other sectors, etc. तो बेसिकली इसके काफ़ी फायदे हैं बैलेंस ग्रोथ के। एग्रीकल्चर भी डेवलप हो जाता है, साइमल्टेनियसली इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप हो जाता है, गरीबी हट जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है और इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट ओवरऑल बढ़ती है, ठीक है। राइट यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये भी काफी अच्छा रहा इसमें। गवर्नमेंट इंश्योर्स प्रॉपर यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंडर ये सारा का सारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसको भी अच्छे से कंजर्व किया गया और इस्तेमाल भी अच्छे से किया गया। While making use of these scarce resources, it is ascertained that there is least possible wastage. तो इनको इस्तेमाल करते हुए इनकी फुलर यूटिलाइजेशन हुई और वेस्टेज जो है वो कम से कम हुई। These are used for the benefit of entire society and not a particular class. तो जो भी ये रिसोर्सेज हैं वो किसी पर्टिकुलर क्लास के फायदे के लिए यूज नहीं किए गए, बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी के भले के लिए यूज किए गए। हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज अपने नियर एंड डियर वंस को सस्ते रेटों पे बेच दिए ताकि वो कोयले की वो कर सकें, ठीक है। जैसे कोल स्कैम आया था या कोल गेट आया था कांग्रेस के रूल में, और बीजेपी के रूल में भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई अपने नियर एंड डियर वालों को नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए दे दिया। जैसे लद्दाख में काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा तो चलता रहता है, ठीक है, ये तो चलता रहता है। तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो हमेशा ऐसी रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। use of minerals such as coal oil etc is made keeping in view not only the present but also the future generations। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल किया गया, ये देखते हुए नहीं कि भाई आज के रिसोर्सेज है, आज की जनरेशन को फायदा उठा लो, इस हिसाब से यूज किया गया कि फ्यूचर जनरेशन का भी फायदा रहे। अब इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, इंडिया हैज अनडाउटेडली मेड
परसेप्टिबल इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग। तो ये तो सबको पता ही है कि ग्रोथ तो हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हुई, ठीक है। द कंट्री हैज सक्सेडेड इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, पावर जनरेशन, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो बेसिकली कई फील्ड्स में जो है प्लानिंग के थ्रू हमने ग्रोथ अचीव कर ली है, ठीक है। अभी भी मतलब इतनी नहीं की, आने वाले टाइम पे और ज़्यादा करेंगे। कितनी की है, कितनी नहीं की, ये जो पॉइंट आ जाता है कि ज़्यादा की है कि कम की है प्लानिंग के टाइम पीरियड में, वो फेल्योर्स ऑफ प्लानिंग है, वो क्वेश्चन अलग है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वो अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आप मेरे को नीचे कमेंट कर देना। A superstructure for the comfort and prosperity of the poor people can easily be constructed on this dependable foundation। तो इसमें ये बताया कि जो सरकार ने प्लानिंग के थ्रू फाउंडेशन बना ली है वो काफ़ी अच्छी है। इस फाउंडेशन के बेस पे हम काफ़ी तरक्की कर सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ग्रोथ रेट को काफ़ी आगे तक लेके जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा ड्यूलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी एक ड्यूलिस्टिक नेचर की है, इंडियन इकोनॉमी में भी ड्यूलिज्म होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।